बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा हर चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत होती है, उनके लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होती है। और इस बार तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। सैम पित्रोदा ने कहा कि मैं पाकिस्तान गया और वहां मुझे बिल्कुल घर जैसा महसूस हुआ। कॉन्टेक्स्ट ये, सैम पित्रोदा जो हैं वो बात कर रहे थे विदेश नीति की, और उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विदेश नीति क्या है, हमारे जो आसपास के देश हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन उसके आगे उन्होंने ये कहा कि मैं तो पाकिस्तान जाता हूं, मुझे वहां बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है, सब अपनों जैसे लगते हैं। सुनिए आप उनकी बात। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbor? I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh, I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. अब जब भी ऐसी कोई बात आती है तो लोग कहते हैं कि सैम पित्रोदा दरअसल एक स्लीपिंग एजेंट है, स्लीपर सेल हैं, बीजेपी के स्लीपर सेल के पार्ट हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब इस बयान का मतलब आप समझिए, मैं इनकी इंटेंशन की बात तो अलग है, लेकिन क्या मतलब था ये बात कहने का। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, वहां रोज आतंकवादी आपको धमकी देता है, डेली। अभी भी वो खुलकर वहां आतंकवादी क्लेम कर रहे हैं कि मसूद अजहर जब आया तो उसके बाद उन्होंने बालाकोट से मुंबई और दिल्ली का हमला कराया। वो कहते हैं हम तुम्हारे डैमों पर हमला करेंगे, तुम्हारी नदियों पर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। खुलेआम वहां तकरीरें हो रही हैं। वहां का फील्ड मार्शल कहता है हिंदू मुसलमान अलग अलग लोग हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये वो पाकिस्तान है। अब किस जमाने की बात कर रहे थे सैम पित्रोदा, ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कही तो बात आज है। वो कह रहे हैं मुझे पाकिस्तान में एट होम लगता है। और अब उनके इस बयान का कैसा इस्तेमाल होगा ये तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले सर कुछ कहेंगे। पित्रोदा जी आ गए, चुनाव में मतलब चुनाव शुरू हो गया सर, वो आ गए। वो एक मित्र थे हमारे, वो कहा करते थे कि मैं दुश्मन अलग से रखता ही नहीं, दोस्ती काफ़ी है। अब इसका क्या इस्तेमाल होगा कि ज़रूरत ही नहीं ना। पित्रोदा साहब जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो घर जैसा फील करते हैं, उन्होंने बांग्लादेश का भी नाम लिया, हिंदुस्तान पर कोई चर्चा उन्होंने की नहीं, टिप्पणी नहीं की। और आपको याद हो कि पिछले 2 साल में राहुल गांधी जब भी विवादों में फंसे, उसमें एक बड़ी वजह सैम पित्रोदा साहब रहे। एक तो वो ओवरसीज कांग्रेस के वो हैं, मुखिया हैं, और राहुल जी जब भी विदेश जाते हैं तब वहाँ पर कोई ना कोई विदेश में इनको विवादित लोगों से मिलवाने वाले भी वही हैं। तो वो हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि सैम पित्रोदा साहब ने किस मतलब जो पहले बात शुरू की कि ठीक है पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की ज़रूरत है, आज की तारीख में तो उसकी भी ज़रूरत अभी नहीं लग रही। अभी तो यह है कि पहले रिश्ते समझाने की ज़रूरत है पड़ोसी देशों में भी। पाकिस्तान का यदि वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगता है आज के माहौल में, एग्जैक्टली एक तो इसकी आवश्यकता ही मुझे नहीं समझ में आती कि क्यों आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्यों जिक्र कर रहे हैं, और इसका आप कह रहे हैं कि कैसे इस्तेमाल होगा। ये तो इस्तेमाल अपने आप हो गया ना, उन्होंने बोल दिया, इसके बाद क्या है। और फिर आप जो लोग कह रहे हैं ये बात कि भाई बीजेपी के स्लीपर सेल हैं पित्रोदा साहब कांग्रेस में, तो कोई गलत तो नहीं कहते होंगे। ये वैसे ही हो गया जो अभी मैंने बताया था, एक दर्शक ने कहा था कि भाई कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल तो नहीं गई है। एक बार फिर से ये स्टेटमेंट मैं आपको सुना देता हूं। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुझे हमेशा घर जैसा महसूस हुआ। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbor? I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh, I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा फेल्ट एट होम व्हेन आई वेंट टू पाकिस्तान। वो अखंड भारत जैसा महसूस करते हैं शायद, लेकिन भारत से उनको इतनी समस्या है कि भारत में वो रहते नहीं हैं, और पहला अवसर पाते ही नेता प्रतिपक्ष भी भारत छोड़ देते हैं। और ऐसे में जब उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश अच्छा लगता है तो फिर एजेंडा कहाँ का चलेगा कांग्रेस में? कांग्रेस के लोग कहाँ से किसके आधार पर बात करेंगे? और फिर जब
वहाँ के लोग, वहाँ के नेता, वहाँ के क्रिकेटर, वहाँ के सेलिब्रिटी वो कहते हैं कि राहुल जी होते तो कितना अच्छा होता, तो फिर वो भी बात सामने आ जाती है। तो मुझे लगता है कि पित्रोदा जी जो कह रहे हैं वो शायद कांग्रेस की, आज की जो कांग्रेस है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं, राहुल कांग्रेस है, राहुल कांग्रेस के थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। वो डिजाइन हो चुका है, वो ऐसे ही सोचते हैं। वरना इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश में घर जैसा अनुभव होना, जब देश एक तरह से कहें कि विदेश की धरती पर जाकर उन्होंने देश के लिए क्या कहा कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अब अगर किसी को पाकिस्तान और बांग्लादेश में अच्छा लग रहा है और भारत में लोकतंत्र समाप्त लग रहा है, तो आप जरा सोच लीजिए उस पार्टी की नीति क्या है, रीति क्या है, और उसको चलाने वाले कैसे सोचते देखते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, वो बोलते हुए कुछ नहीं सोचते क्या? पॉलिटिकल आदमी है ना, ये ओवरसीज कांग्रेस के और अध्यक्ष हैं। पित्रोदा नहीं, साहब नहीं, तो नहीं, राहुल मैं- कांग्रेस आप के लोग- मेंबर्स नहीं है, वो तो राजीव गांधी के साथ के लोग आप हैं। लोग बार बार इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। जैसे अभी विजय जी भी कह रहे थे कि राहुल जी को फंसा देते हैं। दरअसल पित्रोदा साहब जो है वो राहुल जी जो चाहते हैं वही तो करते हैं ना। क्या पित्रोदा साहब कहते होंगे नहीं नहीं आओ चलो तुम यहां ये बोल दो? ऐसा नहीं है। राहुल जी कहते होंगे कि ये करना है, वो तो ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं। उनकी बात को और अच्छे से मजबूती से कह रहे हैं। देश में यहां राहुल जी कहते हैं, उसका विदेश में ले जाकर वो इल्हान उमर से लेकर सबसे मिलवाते हैं। वो जैसा एजेंडा राहुल कांग्रेस में राहुल को चाहिए, उसको राहुल के पिताजी के दोस्त, उनके मेंटोर, वो पूरा ये कोई गलती नहीं है इनकी, गलत मतलब वो अपनी तरफ से उन्होंने कोई गलती नहीं की है। गलत होता तो भारत में ये वाले ऐसे दिखते हैं, ये वाले ऐसे दिखते हैं, ये वाले ऐसे दिखते हैं, भारत को तो अलग अलग हिस्से में बांट दिया। उसके बाद कहे कि ये अब नहीं है ओवरसीज कांग्रेस में। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ फिर हो गए। तो इसका मतलब सब डिजाइन का हिस्सा है। देश को चाहे बांटने के, विभाजित करने के तरीकों की बात हो, चाहे भारत को कमतर दिखाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश का महिमा मंडन करने की बात हो, तो वो तो वही कर रहे हैं जो राहुल जी चाहते हैं। गजब है। लेकिन सत्यनारायण गंगाराम साहब पित्रोदा जो जी, है, स्लिप ऑफ टंग जैसे लोगों में से नहीं है। हाँ, yes। वो बड़े मतलब कई क्लियर बार थॉट के मणिशंकर साथ जी बोल के रहे लिए हैं इस कहा बात को। जाता है कि नहीं, राहुल जी के गुरु हैं। अच्छा, अब ये बात अभी इन्होंने सही कही कि अभी शाहिद अफरीदी जैसा एंटी इंडिया, इंडिया हेटर, वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी जैसा आदमी होना चाहिए भारत में नेता, तब हमारे रिश्ते ठीक होंगे। और ये कह रहे हैं पाकिस्तान में हमको घर जैसा लगता है। तो लोग जोड़ेंगे ना दोनों बातों को। मतलब पाकिस्तान में लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो देश ठीक रहेंगे। देखिए, सत्यनारायण गंगाराम जी को तो ये शब्द बोलते वक्त, इस तरह से बयान देते वक्त, ना चेहरे पे शिकन आ रही थी, ना उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। और किन लोगों को पाकिस्तान में घर जैसा लगता है ना, उन्हीं आतंकवादियों को, अपराधियों को पाकिस्तान में घर जैसा लगता है, जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं और पाकिस्तान में जाकर शरण पाते हैं। 1992 में बम्बई बम ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान जाकर कह दिया था कि मैं अपने घर आ गया हूँ, आई फील एट होम। छोटा शकील को घर जैसा लगता है। कांधार हाईजैक करने वाले अपहरणकर्ताओं को पाकिस्तान में जाके लगता है कि हम अपने घर लौटकर आ गए हैं। तो जितने भारत विरोधी तत्व है, जितने भारत को अराजक देखना चाहते हैं, जितने भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करना चाहते हैं, जितने लोग भारत को टुकड़ों में बंटना देखना चाहते हैं, उन सभी लोगों को पाकिस्तान में जाकर फील एट होम की भावनाएं उत्पन्न होती है। तो क्या सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा की भी वही भावना है? और उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया, उन्होंने श्रीलंका का जिक्र किया, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन कहीं उन्होंने भारत का जिक्र नहीं किया कि नहीं, मैं भारत से भी बहुत प्यार करता हूं। आपको ठीक है, आपको ये कहना है कि भाई पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे होना चाहिए, आप वो कह सकते हो, लेकिन ये कह देना कि पाकिस्तान में जाकर मुझे घर जैसा महसूस होता है। जिस पाकिस्तान ने भारत में अभी तो आतंकवादी हमला किया था, अभी तो चल रहा है। अभी आपको पता है कि किस तरीके से देश के अंदर स्थिति उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ कितना माहौल देश के अंदर है। तो क्या आप इस देश की जनता को बताना चाहते हो कि भाई मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पाकिस्तान से ज्यादा प्यार करता हूं भारत की तुलना में? मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इससे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए और कांग्रेस को ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकाल देना चाहिए। अभी कांग्रेस कहेगी हमारे विचार नहीं है। नहीं, या उनके वो विचार तो, कांग्रेस वो तो लेके चल विदेश रही है। नीति पर बोल रहे थे। अब ऐसा नहीं, अब तो सेम पित्रोदा के जो विचार है वही विचार लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि आपके जो कितने करीबी रहे, आपके पिता के जो इतने करीबी रहे, क्या वो व्यक्ति कांग्रेस को स्वीकार है, उसके बयान कांग्रेस को और ये स्वीकार है? व्यक्ति अगर राहुल स्वीकार गांधी नहीं के है तो बाकी पार्टी से राजनीतिक निकालें। गुरु हैं तो फिर तो बिल्कुल। क्या कहें कि मतलब नहीं, अगर क्या नहीं है, पॉलिटिकल सोच है ये? अगर नहीं है, हैं। वो सिर्फ पॉलिटिकल गुरु नहीं है, वो दाई जैसे हैं। बच्चे को जो पालती है ना, तो राहुल जी के मेंटोर हैं, गुरु हैं, दाई जैसे हैं। तो इसलिए समझिए वो सब कुछ उन्हीं का समझाया। बीजेपी आज एक और नई बात निकाल के आई। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है एक्स पर, और उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकवादी यासीन मलिक, जो इस वक्त आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, इस पर भारत के एक वायुसेना अधिकारी की हत्या का आरोप है।
इसने 25 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया है अपने बचाव में, और उसमें इसने ये बताया है, वो डॉक्यूमेंट है कि 2006 में पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के संस्थापक और 26/11 का मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद से ये मिला था। आगे सुनिए, ये मुलाकात इसकी स्वतंत्र पहल नहीं थी, मतलब खुद से जाकर नहीं मिला था, बल्कि वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों के कहने पर एक गुप्त शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनकर इसने हाफिज सईद से मुलाकात की। 2006 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मुलाकात के बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से इसे धन्यवाद दिया और इसके प्रति आभार जताया। अब बीजेपी कह रही है कि अगर यह दावा सच है तो ये यूपीए सरकार के जो क्या सिक्योरिटी पॉलिसी थी, पाकिस्तान पॉलिसी थी, उस पर यह बात जो है वो होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि वो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो भी मैं आपके लिए निकाल करके पढ़ दूं, लेकिन ये आरोप जो अमित मालवीय लगा रहे हैं ये बहुत ही गंभीर आरोप है। ये एफिडेविट उन्होंने एक पोस्ट किया है, मैं उसकी कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूं। व्हेन आई रिटर्न टू न्यू दिल्ली फ्रॉम पाकिस्तान, Special Director, नाम नहीं पड़ता, as part of the debriefing exercise, met me in the hotel and requested me to immediately brief the Prime Minister. I met the Prime Minister Manmohan Singh the same evening when National Security Advisor was also present. I briefed him on my meetings and appraised him on the possibilities, where he conveyed his gratitude for me, for my efforts, time, patience and dedication. But as luck would have it, this meeting of mine with Hafiz Saeed and other militant leaders of Pakistan, which was initiated and executed only on the request of Special Director IB, were portrayed in a different context against me. अगर आपने कॉन्टेक्स्ट मिस किया तो मैं फिर वो आदमी अपने एफिडेविट में कह रहा है, यासीन मलिक, कि मैं जब वापस लौटा पाकिस्तान से, मेरी डीब्रीफिंग हुई और मुझे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कहा गया। मैं प्रधानमंत्री से उसी शाम मिला और प्रधानमंत्री ने he conveyed his gratitude. प्रधानमंत्री ने मुझे धन्यवाद दिया मेरे इस एफर्ट के लिए, मेरे समय के लिए, मेरी पेशेंस के लिए और मेरी डेडिकेशन के लिए। वो कह रहा है मैं आईबी के कहने पर हाफिज सईद से मिला था, और उसके 2 साल के बाद 2008 में मुंबई का हमला कराया हाफिज सईद ने, जिसमें 250 लोग मारे गए। कैसी कैसी परतें खुल रही हैं ये त्रिपाठी जी? देखिए, ये सचमुच हमारे लिए बड़ी शर्म की भी बात है और चिंता की भी बात है। जिस पन्ने का आप 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं उसी में दूसरा पॉइंट भी है कि सब कुछ जो कुछ हुआ, पूरी एक तरह से कहें कि पाकिस्तान के साथ जो विदेश नीति है वो सौंप दी गई थी किसको? इन आतंकवादी महोदय को। आतंकवादी जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिले, आतंकवादी जाके हाफिज सईद और दूसरे आतंकवादियों से मिले और वो भारत के साथ शांति करा दे। कितने असहाय, निरीह, कमजोर। और वो हम कहते हैं कि वो युग याद क्यों रखा जाना चाहिए? वो वही युग था। अब इसके बाद मतलब वो शब्द मुझे बार बार पीड़ा भी देता है। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ा उस पर ऐतराज जताया था जब नवाज शरीफ ने कह दिया था देहाती औरत हमारे प्रधानमंत्री को। बहुत दुख की बात थी। लेकिन सोचिए जरा आप, अगर आतंकवादियों के जरिए, अलगाववादियों के जरिए, ऐसा संगठन चलाने वालों के जरिए आप अपनी फॉरेन पॉलिसी तय कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ रिश्ते तय कर रहे हैं, मिलिटेंट्स को आप पीस के रास्ते पर लाने की बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि देश उस वक्त कैसे हाथों में था और किस तरह से चल रहा था। ये खतरनाक है। देश के जिसको सोवरेंटी कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं, उसके साथ कंप्रोमाइज था जो यूपीए शासनकाल में हुआ। बोलिए। अगर ये जो हलफनामा सामने दिख रहा है ये कोर्ट में दाखिल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उनको भी पता है कि जो कुछ हम कह रहे हैं इसको कल लोग फैक्ट चेक भी करेंगे, इसके रिकॉर्ड भी निकलेंगे, क्योंकि बाकायदा आईबी डायरेक्टर का नाम है, यानी उस वक्त वहां उसी का प्रभार। बीजेपी का नेता ने और अमित मालवीय के पास बड़ी जिम्मेदारी है पूरी सोशल मीडिया की। उन्होंने इसको पोस्ट किया है। इसमें 2 बातें सर मेरी समझ में नहीं आई। बैक चैनल टॉक्स बुरे से बुरे वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच होती रही हैं। आजकल शायद ना होती हो, लेकिन ट्रैक 2 डायलॉग जिसको कहते हैं, सभी देशों में होती रहती है। उसमें कुछ पत्रकार होते हैं, कोई एनजीओ चलाने वाले, कोई भी लोग, रिटायर्ड अफसर, मतलब ये भाई जो लोग वहां कुछ लोगों को जानते हैं, भाई हम सीधे बात नहीं कर सकते तो आप लोग पीछे से बात करते रहिए, धीरे धीरे क्या पता संबंधों में कोई ऐसी बात हो जाए कि जिससे संबंध ठीक हो जाए। ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन उसमें
किसकी मदद लेंगे आप? भाई आप विजय जी से कहें कि विजय जी आप पाकिस्तान में कुछ लोगों को जानते होंगे, आप जरा फोन लगा के देखिए इस मुद्दे पर क्या चल रहा है पाकिस्तान में। ये होती है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। आप यासीन मलिक को बोलेंगे? वो हत्यारा है। हार्ट टॉक बीबीसी का इंटरव्यू निकालिए, आप गूगल कीजिए, यासीन मलिक हार्ट टॉक बीबीसी इंटरव्यू। इंटरव्यूअर पूछता है, डिड यू किल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर? का जवाब सुनिए आप। वो कबूल करता है कि हां मैंने मारा है। वो व्यक्ति हमारी डिप्लोमेसी का पार्ट है। और फिर आप वहां किससे मिल रहे हो? आप वहां के प्रधानमंत्री से मिलो, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मिलो। आप हाफिज सईद से मिलेंगे? 2006 में आप हाफिज सईद से, हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा बनाया कब? भारत सरकार को नहीं मालूम था कि हाफिज सईद लश्कर तैयबा वाला हाफिज सईद है, वो आतंकवादी है, उससे मिलो जाके। सर ये तो नहीं, उसमें भी दूसरी बात है। यासीन मलिक को यहाँ पर हम आतंकवादी के तौर पर देख रहे हैं, एक ज़माने में हम लोग उसको सेपरेटिस्ट लीडर के तौर पर देख रहे थे और उसका बैक ट्रैक चैनल पे बहुत काम में लिया गया। लेकिन हाफिज सईद से मुलाकात करके क्या कर सकते हैं? यदि मैं ये मानता कि यासीन मलिक को पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग जो इस रिलेशनशिप में कुछ बेहतर कर सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता। क्योंकि मुझे याद आता कि जब हाफिज सईद ये यासीन मलिक यहाँ भी आते थे, पाकिस्तान एम्बेसी के उसमें भी वो कई कार्यक्रमों में आए, तो सरकार के लोग, डिप्लोमेसी के लोग वहाँ पर रहते थे। और ये यासीन मलिक को पहले की सरकार उनको सेपरेटिस्ट लीडर के तौर पर देखती थी, आतंकवादी के तौर पर नहीं देखती थी। जब उन्होंने छोड़ दिया, एक बार में हार्डकोर वो माने जाते थे। लेकिन हाफिज सईद से मुलाकात, क्योंकि हाफिज सईद से जो हमारी दुश्मनी जग जाहिर है या जिस तरह से उसने हमारा नुकसान किया है, उस बात को लेकर मुझे हैरानी है। और उन्होंने तो आईबी का जिक्र भी किया, जिस तरह से बात हुई है, किस तरह। अब ये तो सरकार जवाब देगी या कांग्रेस जवाब देगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये होता रहता है कि ट्रैक टू जो डिप्लोमेसी है उसके हिस्से में बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आई बात कि यासीन मलिक की हाफिज सईद से मुलाकात कैसे हो। नहीं, यासीन मलिक का ये है ना कि यासीन मलिक को तो गवर्नमेंट ने वीजा भी दे रखा था, इंटरनेशनल वीजा उसको दे रखा था। और वो एक वक्त बड़ा हाई फ्लाइंग आदमी था, वो ऐसा नहीं है। सही है। वो तो ये सरकार आई है तो इसको जेल में डाला गया है, नहीं तो ये बेल पे ही रहता था। जेल पे ही रहता था। तो सच्चाई तो उसकी यही थी ना सर, जेल में लाए की सच्चाई थी। उसको तो मनमोहन की सरकार ने महिमा मंडन करके रखा था। और वो बात करने जाएगा तो भारत के हित की बात करेगा, वो क्या जम्मू कश्मीर के हित की बात करेगा? वो तो वहां जाकर बात करेगा कि भाई जम्मू कश्मीर को कैसे अलग किया जाए, वहां से कैसे अलग देश के रूप में बनाया जाए। यासीन मलिक का इतिहास तो वही रहा है। तो मुझे लग रहा है कि नहीं, एक और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो बयान देखिए कि यासीन मलिक से कहते हैं कि आपकी धैर्य, आपके समर्पण की मैं प्रशंसा करता हूं। मतलब सरकार इतनी कमजोर थी कि यासीन मलिक, भाई आपके पास एनएस है, आपके पास सेना के लोग होते हैं, आपके पास ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आपके पास अपना रॉ के अधिकारी होते हैं जो बैकडोर बातचीत करते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, मुझे अगर ठीक ध्यान में आ रहा है तो यासीन मलिक की पत्नी अभी भी पाकिस्तान में। यासीन मलिक की पत्नी पाकिस्तानी है, वो वहां पर बैठ करके भारत के खिलाफ जहर उगलती है, बाकायदा कैंपेन वो चलाती है। यासीन मलिक अलगाववादी नेता के तौर पर ही चित्रित होता था। विजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसकी जो गतिविधियां थी, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत वो पहले भी गिरफ्तार हुआ। अगर वो गड़बड़ नहीं था तो आपकी सरकारों में क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई हुई? यूपीए की सरकार के समय में भी कार्रवाई होती थी, लेकिन उसी से आप बैक ट्रैक या कहें कि बैक चैनल डिप्लोमेसी करा रहे हैं। और ये ठीक बात है, हाफिज सईद से कौन सी डिप्लोमेसी होगी? और उसमें वो आगे कह रहा है कि मुझे धोखा दिया इन लोगों ने। मतलब वो हमारी सोवरेन गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहा है। किया आपने हाँ, एक तरह से। तो अब अगर यहां तक कोई, और अगर इस तरह की डिप्लोमेसी चल रही थी, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कश्मीर कभी सुधरता? वो बेसिकली ये कह रहा है कि हत्या के लिए तो ये लोग मुझे माफ कर चुके थे, मेरा तो ये काम, मुझसे तो ये काम लेते थे। नहीं, यही किया ही गया। यानी आपको कश्मीरियों की हत्या, कश्मीरियों को मारने वाले से आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपने उस हत्यारे, उस आतंकवादी का उपयोग जाने किन किन चीजों के लिए किया। और अगर जाने किन किन कहते हैं शांति नहीं हो सकती थी, सिर्फ कुछ क्षण के लिए अपनी छवि खरीदने के लिए उस सरकार में यह काम किया गया, इसको यूं भी कह सकते हैं। अब आपको कुछ और बड़ा अपडेट मैं दे देता हूं। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील एक बार फिर से बातचीत की मेज पर आ चुकी है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है।
अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस वक्त वो यूके में हैं, वहां से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर तारीफ की। फिर उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी थी, ये बात भी उन्होंने वहां पर बताई। भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है और उसके 40 दिन बाद मोदी और ट्रंप के बीच ये पहली बातचीत हुई थी। अब उनका फिर एक बार मोदी की तारीफ करना, और इसमें एक और अपडेट आपको मैं दे देता हूं, अगली खबर भी लगा दीजिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। वी अनंत नागेश्वरन ने, इन्होंने कल मुंबई में एक कार्यक्रम में एक बड़ा दावा किया। इन्होंने कहा 8 से 10 हफ्ते के अंदर ये जो 25% की पेनल्टी हम पे लगी है रूस से तेल खरीदने वाली, वो हट जाएगी। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि इसके अलावा जो वो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था, वो भी उनका अनुमान है कि ये 10 से 15% पर आ जाना चाहिए। मतलब इस वक्त जो आपके ऊपर, हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा हुआ है इंडियन एक्सपोर्ट पर यूएस को, तो वो उनका कहना है 30 नवंबर के आसपास अब ये 10-15% के करीब रह जाएगा। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है। ऐसा क्या हो रहा है दोनों देशों के बीच में बातचीत में, इसकी बात करेंगे। आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनाता हूं। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have. अरे तारीफ ऐसे तो अब ना ट्रंप की नाराजगी ना ट्रंप की तारीफ का कोई मतलब नहीं है। ये पल में तोशा, क्या सर, पल में माशा, वैसा वाला मामला इनका हो गया है। नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। आप सोचिए, इन सबको जोड़ के लिंक करके देखिए, ये ऐसा नहीं है वी नागेश्वर जो कह रहे हैं वो ट्रंप साहब नहीं है। हाँ, वो तो किसी बेसिस पर कह रहे हैं, किसी बेसिस पे कह रहे हैं। और इससे पहले हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर ने, पीयूष गोयल ने भी इस बात का जिक्र किया, और हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये पेनल्टी तो हटी जाएगी। एक तो इसको और जोड़ के देखें आगे, तो ट्रंप की भारत के विजिट के साथ देख लिए, ट्रंप की भारत की विजिट बिना वो पेनल्टी हटाए तो मुमकिन ही नहीं है। और वो विजिट हो रही है नवंबर तक में, तो वो हो जाएगा। दूसरा, भारत ने भी ये मैसेज दिया कि जो जिससे ट्रंप साहब नाराज हैं, जो टैरिफ हम लोगों ने लगा रखा है अमेरिका के लिए, उसमें भी कुछ रियायत की जा सकती है। तो वो दोनों मिलाकर नागेश्वरन जी जो कह रहे हैं ना, वो 25 में जो कम हो जाएगी। पेनल्टी तो 100% हटनी है, इसमें मुझे कोई वो नहीं लगती, लेकिन जो 25% टैरिफ है उसको कम करने का मतलब है कि हमारी ट्रेड डील में भारत की तरफ से भी कुछ रियायतें हो सकती हैं, जिसका जवाब अमेरिका तो मतलब आप मान रहे हैं कि 2 महीने के अंदर कोई अच्छी खबर आएगी इस पर? मुझे लगता है। ये देखिए, ये बड़ी बात है।